जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एएसके आनंद और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट के ईवीएस पर अंतिम प्रहार के बारे में। यानी कि जो आपका सीटेट का ईवीएस का पार्ट है पेपर फर्स्ट में, उसका संपूर्ण रिवीजन हम आज की इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। जिसमें से पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण रिवीजन के अंतर्गत कंटेंट प्लस पैडागोजी प्लस आपका संभावित प्रश्न पत्र, ठीक है, सब चीज के बारे में हम बात करेंगे, विस्तार से संपूर्ण रिवीजन करवाएंगे। और इसमें आपका एनसीएफ 2005 भी शामिल होगा, एनएपी 2020 भी शामिल होगा और आरटी 2009 भी शामिल होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप जब फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आपका जो पैटर्न होगा, कंटेंट कंटेंट तो पूरा ही पूरा मिलना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी बिंदु जो कि आपकी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हैं, कक्षा 3, 4 और 5 का जो ईवीएस का कंटेंट है उसका निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। पैडागोजी भी पूरी रहेगी और एक संभावित प्रश्न पत्र भी रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको 30 में से 30 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप या तो थोड़ा सा वीडियो में आगे जाए स्किप करके थोड़ा सा देख सकते हैं, बीच बीच में पहुंच करके आपको हर एक चीज मिलेगा, फिर उसके बाद आप विस्तार से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का संपूर्ण रिवीजन कंटेंट प्लस पैडागोजी। तो दोस्तों, पूरा हम रिवीजन करवाएंगे, लेकिन प्लीज अब आप लोग 1000 सब्सक्राइबर आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवा दीजिएगा। अभी तक चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। लगभग 250 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 4000 घंटे का वॉच टाइम तो आपने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं संपूर्ण रिवीजन ईवीएस का। तो साथियों, आपको ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में स्कोरिंग विषय में 30 में से 30 अंक लाने के लिए हमें एनसीईआरटी की कक्षा 3 से 5 तक के तथ्यों को और पैडागोजी के पूरे तथ्यों को पूरा कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपके लिए सीटेट का ईवीएस महामाराथन का नोट्स जो हम आपको दे रहे हैं, यहाँ से आपको 30 में 30 मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको 30 में 30 की क्या तैयारी है उसके हिसाब से पूरा आपका रिवीजन करवाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है कि ईवीएस में थीम कितनी है, तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पूरे सिलेबस में कुल मुख्य 6 थीम पर आधारित है, जिसमें पहली थीम आपकी है परिवार और मित्र, ठीक है। इसकी सब थीम्स कौन सी हैं, तो आपसी काम, आपसे संबंध, काम, खेल, जानवर और पौधे। तो ये 4 उप थीम है, ठीक है। दूसरी थीम है आपकी भोजन, ठीक है। भोजन के बारे में है, भोजन को कैसे बनाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कौन कहाँ का भोजन है, किस राज्य का, किस स्टेट का, ठीक है। ये है आपका। अगला है आपका आश्रय। आश्रय मतलब रहने की चीज, मतलब रहने की जगह, कि कौन से लोग कहाँ पर कैसे रहते हैं। मनुष्य हो जैसे, मतलब जैसे मनुष्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग घर बनाए जाते हैं, जैसे कश्मीर में खत्म बंद वाले हाउस बोट बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपका असम में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस पर घर बनाए जाते हैं। तो इस, और राजस्थान में मोटी दीवारों के कटीली झाड़ियों के घर बनाए जाते हैं, मनाली में पत्थर के घर बनाए जाते हैं। तो इस तरह के आश्रय से संबंधित होगा। वाटर भी है आपका। चौथी थीम आपकी वाटर है यानी पानी है। पांचवी थीम आपकी यात्रा है, जिसमें यात्रा के बारे में विभिन्न चीजें आपको बताई जानी है। छठवां है हम चीजों को कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। तो ये टोटल 6 थीमें हैं। आपसे पूछेंगे कितने थीमें हैं, तो आप 6 थीमों को बताएंगे, इसमें से विकल्प होगा, उसको आप छांट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका एनसीईआरटी तथ्य, यानी कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 4, 5 की किताबों से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम जानवर और पक्षियों के बारे में, यानी एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो पढ़ा है तो देखा है, स्लॉथ के बारे में बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो भालू जैसा दिखता है, पर यह भालू नहीं होता है। यह दिन में करीब 17 घंटे सोता है, उल्टा लटक कर पेड़ में, ठीक है। अपने जीवन काल में 40 वर्ष इसका होता है, मतलब इसका जीवन काल कितने वर्ष का होता है, 40 वर्ष का। यह केवल 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी कि एक एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष का जीवन यापन करता है। और यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र के लिए नीचे उतरता है पेड़ से, और इसको नहाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये स्लॉथ हो गया आपका। अगला है आपका बाघ। तो ध्यान देंगे बाघ की क्या विशेषता है दोस्तों। तो साथियों, इसकी मूछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। यह मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदल लेता है। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे।
ठीक है। ये जो गुर्राना होता है कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है, तो इसकी गुर्राहट जो होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसकी जो मूँछें होती हैं वो कंपन को भाँप लेती हैं कि जो हवा का झोंका आया है, वो जो हवा के झोंके से उसकी मूंछें कंपन हुई है कि शिकार शिकार की वजह से कंपन हुआ, इस चीज को भांप लेती हैं और मौके के अनुसार अपनी आवाज को ये बदलने की क्षमता रखते हैं। तो ये हो गया बाघ। ठीक है। अगला है आपका हाथी। तो एलिफेंट जो है साथियों, यह एलिफेंट एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। यह बहुत कम सोता है, लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिसमें से बुजुर्ग हथनी ग्रुप की नेता होती है। ठीक है। और ध्यान दें तो इनको जो है कीचड़ और पानी पसंद होता है। ठीक है। हाथियों को कीचड़ और पानी खेलना पसंद होता है। ये अपने कानों को पंखों की तरह से प्रयोग करते हैं। कान के ऊपर गुलाबी रंग का, कान के पीछे साइड गुलाबी रंग का एक पार्ट होता है इनका, जिसको एस्टुले कहते हैं। और लगभग 2 से ढाई महीने का जो वो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है लगभग 2.5 कुंटल का होता है। ठीक है। और जो 14 से 15 वर्ष का जो मेल हो जाता है, 14 से 15 वर्ष का मेल हाथी, तो वो अपने ग्रुप को छोड़कर एकांत में जीवन व्यतीत करता है, यानी कि अकेले। नेक्स्ट है आपका रेशम कीड़ा। ठीक है। रेशम कीड़ा है साथियों, ये रेशम कीड़ा जो है ये अपनी मादा को यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके रेशम कीड़ा। इसमें गिद्ध हो गए, चाल हो गया, बाज हो गया। गिद्ध, चाल, बाज ये चिड़ियाएं हैं, ये 4 गुना तेजी से हमसे देख लेती हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि शेर जो है, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सभी अपने क्षेत्र का निर्धारण कैसे करते हैं, तो मूत्र के द्वारा, मूत्र की गंध से अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। ठीक है। और जो बाघ पर संरचना बनी होती है, ठीक है, डिजाइन, तो बाल के कारण होती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से बात करते हैं पक्षियों के घोंसलों के बारे में कि कौन सा पक्षी किस तरह से घोंसला बनाता है। तो सबसे पहले बात करें कोयल के बारे में। तो साथियों जो कोयल होती है यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। और कभी कभी यह जो है कौवे के अंडों को घोंसले से बाहर फेंक देती है अपने अंडे रखने के लिए। अगला है आपको साथियों कौवा। तो कौवा जो है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और किससे बनाता है, तो ये लकड़ी से और जो तार होता है पतला तार से और चिथड़े इत्यादि से यह घोंसला बनाता है कौवा। ठीक है। और ये कोयल के बच्चे को भी मतलब परवरिश करके बड़ा करता है। अगला है नेक्स्ट आपका दार्जिलिंग चिड़िया। तो दार्जिलिंग चिड़िया साथियों यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। दार्जिलिंग यानी कि दर्जी, दर्जी यानी कि सिलना। ठीक है। तो ये पत्तों को सिल करके घोंसला बनाती है। ट्रेलर बर्ड इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला है आपका कलचिड़ी। तो कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन्स कहते हैं। यह पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। कहाँ पर बनाती है ये, तो इंडियन रॉबिन्स जो होती है पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। ठीक है। अगला है आपका वीवर बर्ड्स यानी कि वीवर पक्षी। इसमें क्या होता है कि सभी नर घोंसले बनाते हैं और मादा सबसे अच्छा घोंसला चुनकर इसमें अंडे रखती है। यानी कि एक जो नर वीवर होता है ये लगभग 10 से 15 घोंसले एक ही पेड़ पर लटकते हुए घोंसले बनाती हैं। और जो मादा होती है, मादा पक्षी, इसमें मादा वीवर, वो उन घोंसलों में से किसी एक सबसे सुंदर घोंसले को चुनती है और उसमें अंडे रखती है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये वीवर पक्षी से रिलेटेड बिंदु है। ठीक है। अगला है आपका जो वृक्ष और पेड़ से रिलेटेड। ठीक है। वृक्ष और पेड़ से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उनको देखें। तो रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है साथियों, तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछेगा। यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं सब महत्वपूर्ण बिंदु ही हमने ले रखा है, फर्जी की चीजें हमने नहीं ली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सारे लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए जो रेगिस्तानी ओक होती है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और तने में पानी जमा होता है, जिससे स्थानीय लोग पाइप डाल करके पीते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक कोई ये पृथ्वी की सतह है और ये जो है यहाँ पर कोई ये वृक्ष है, तो लगभग इससे 30 गुना नीचे इसकी जड़ें जाती हैं, 30 गुना नीचे। यानी कि जहाँ तक पानी नहीं मिल जाता है ये वहां तक जाती हैं। और ये पेड़ जो होता है जड़ों से पानी एकत्र करके यहाँ पर तने में एकत्र करता है। ठीक है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं यहाँ से पतली पाइप डालते हैं तने से और पानी का प्रयोग करते हैं, पानी को पीते हैं।
तो ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका खेजड़ी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो आप कन्फ्यूजन हटा देना है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो खेजड़ी है साथियों, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत के राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं होती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। जो आपकी खेजड़ी होती है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। अमृता बिश्नोई का संबंध इसी पेड़ से है, जो कि इनके संरक्षण के लिए जो है आई जो विवाद हुआ था उसमें खड़ी थी ये। और इसके जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, खेजड़ी के वृक्ष से यानी कि फल, इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्जियां बनती हैं। इसकी पत्तियों से और छाल से दवाई बनाई जाती है। और इसके पेड़ के नीचे जो है बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो ये खेजड़ी का वृक्ष है, जो कि आपका मुख्य रूप से आपके राजस्थान एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है अगला वृक्ष निफेंथीज, ठीक है, यानी कि पिक्चर प्लांट। तो निफेंथीज साथियों, यह शिकारी पौधा होता है जो कीड़े, मेढक, चूहों को फंसाकर खा जाता है। यह भारत के मेघालय की गैरो खासी जो गैजंती पहाड़ियां हैं वहां पर यह पाया जाता है। और यह विदेश में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये होता है, इसमें क्या है, ये घड़नुमा संरचना का ये फूल होता है एक, ठीक है। उस फूल से सुगंध के माध्यम से जितने भी आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये वाले, ठीक है, चूहे हो गए, कि मेढक हो गए, अन्य कीड़े मकोड़े हो गए, तो उसकी तरफ होते हैं आकर्षित। और जैसे उस पर आकर्षित होकर वहां पर आके फूल पर बैठते हैं, वो फूल बंद हो जाता है अपने आप, और उसमें ये बंद होकर के मर जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण। अगला है आपका बरगद का पेड़। तो साथियों, बरगद के पेड़, इसकी जो लटकती हुई शाखाएं होती हैं, असल में जड़ें होती हैं, पेड़ को ये सहारा देती हैं, ये स्तंभ के रूप में सहारा देती हैं। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें शाखाओं से जड़ें नीचे लटकती हुई होती हैं। तो ये आपसे पूछता है कि ये अतिरिक्त शाखाएं हैं या फिर जड़ें हैं, तो आप उनको जड़ें बताएंगे। और ये क्यों होती हैं? तो उनको स्तंभ के रूप में पेड़ को सहारा देती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। ऑप्शन ये वाला आपको चुनना होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है साथियों आपका भोजन और स्थान, यानी कि कौन सा भोजन कहाँ का है और स्थान, ठीक है। तो लिंग हु फेन कहाँ का है साथियों? आपसे पूछेगा लिंग हु फेन कहाँ का है, तो आप क्या बताएंगे? यह जो है हांगकांग के लोगों, हांगकांग का ये भोजन है मुख्य रूप से। यहाँ के लोग क्या करते हैं? सांप के मांस को खाते हैं। और इस सांप के मांस को क्या कहा गया है? लिंगुहुई फेन कहा गया है, ठीक है। इसका नाम जो है लिंगुहुई फेन दिया गया है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगला है आपका टेपिकोवा। टेपिकोवा कहाँ का साथियों? तो इसको टेपिकोवा को जो कप्पा भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? कप्पा। और ये होता है क्या साथियों कि केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, और नारियल की करी के साथ इसको बहुत ही चाव के साथ इसको लोग खाते हैं। तो टेपिकोवा कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है। केरल के लोग इसको जो है अपने आंगन में, घर के आंगन में उगाते हैं, जिसको कप्पा भी कहा जाता है। और नारियल की करी के साथ इसको केरल के लोग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों आपका सरसों का तेल से में पकी मछली। तो सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ का है? तो ये कश्मीर के लोग खाते हैं। नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है? तो ये गोवा में खाई जाती है, ठीक है। सैंजन की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो महाराष्ट्र में खाई जाती है। पाव भाजी महाराष्ट्र में खाया जाता है, ठीक है। और आपका ढोकला हो गया, ढोकला इत्यादि कहाँ खाया जाता है? तो ये आपका गुजरात में खाया जाता है। इडली सांभर ये साउथ में खाया जाता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। आगे है आपका साथियों घर और आश्रय। घर और आश्रय से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछता है। तो देखिए, असम के घर के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि असम का घर में क्या होता है। तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ के घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। यानी कि 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो असम में। क्यों बनाए जाते हैं इतनी ऊंचाई पर घर? तो यहाँ पर बारिश के मौसम में यह अस्थायी घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश में पानी और कीचड़ बहुत ज़्यादा जमाव होता है, इसलिए यहाँ पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनते हैं। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे मीटर में देगा तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर देगा। अगला है साथियों आपका मनाली, ठीक है। तो मनाली है साथियों, मनाली में कैसे घर बनते हैं? तो मनाली में साथियों यहाँ पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कैसे घर? पत्थर और लकड़ी से, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला फ्लोर होता है उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं, नीचे जानवर रहते हैं और इनका सामान स्टोर रहता है मनाली के घरों में। और सेकंड फ्लोर पे खुद रहते हैं, और ठंडी में जो लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। अगला है आपका लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख में कैसे घर बनते हैं साथियों?
तो यह घर पत्थर के होते हैं, 2 मंजिला। निचली मंजिला पर यहाँ भी जानवर रहते हैं समान रूप से, मतलब जैसे आपका मनाली वैसे आपका यहाँ का भी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लकड़ी और पत्थर के बनते हैं और यहाँ पे लद्दाख में पत्थर के बने होते हैं। जहाँ पर पहली मंजिल में जानवर और सामान होता है, यहाँ पर इसमें खिड़की नहीं होती है, छत यहाँ पर समतल होती है, ठीक है। अगला है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में क्या होता है साथियों, मिट्टी के घर होते हैं, मोटी दीवारें होती हैं और छतें कटेली और झाड़ियों से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब यहाँ शुरू होता है आपका यात्रा और दिशा। यात्रा और दिशा से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी कौन था, यह कहाँ से आया था? तो यह था साथियों उज्बेकिस्तान का यात्री था। अलबरूनी कौन था? उज्बेकिस्तान का यात्री था। उसने भारत के तालाबों और कुओं के बारे में वर्णन किया है। तालाब हो गए, कुएं हो गए, जैसे आपका कुएं थे, जिस बावड़ियों कुआं जो आपने सुना है राजस्थान में है, ठीक है, उसके बारे में और बरगद के पेड़ के बारे में इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट है आपका दांडी यात्रा। तो आपसे पूछेगा कि दांडी यात्रा कब की है? तो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। तो दांडी यात्रा जो है किस लिए की गई थी? तो नमक के कानून को तोड़ने के लिए। तो इस बात को हम याद रखेंगे। कब? ये 1930 में। और इसी को अखिल भारतीय जो है अखिल भारतीय यात्रा भी कहा जाता है गांधी जी का, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है साथियों मैप यानी दिशा के बारे में, ठीक है। तो दिशा मैप के बारे में मैप हमने दिखाया था। चलिए एक बार फिर से आपको मैप दिखा देते हैं। उसमें कुछ चीजें हम आपको और भी बता देंगे, जैसे अरब सागर से लगने वाले राज्य। तो अरब सागर से जो लगने वाले राज्य हैं साथियों, यानी कि जो आपने मैप में देखा होगा, ठीक है, ये इधर का होता है। तो जो ईस्ट साइड होता है यानी पश्चिमी घाट जिसको कहते हैं, तो पश्चिमी घाट में साथियों कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका केरल, यानी कि यहाँ पे केरल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ठीक है, ये सभी जो है आपके अरब सागर से लगते हैं। अगला है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी घाट, ये वाला पूर्वी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु दोनों में, सॉरी हाँ तमिलनाडु ये है आपका, तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी इस साइड के राज्य हैं, ठीक है। पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य, तो इनको भी हम याद रखेंगे। चलिए हम आपको एक बार मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं एक बार, उसके बाद चलेंगे शिक्षण शास्त्र की तरफ। ध्यान देंगे साथियों, आपसे राज्यों से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट कौन सा है, तो देखिए पश्चिमी घाट साथियों आपका ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला, यानी कि गुजरात से शुरू होता है। आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं ये राज्य। और पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल से ये आपके जितने भी राज्य पड़ते हैं ये सभी पूर्वी घाट में स्थित हैं। ये बंगाल की खाड़ी है और ये जो है अरब सागर, जो आपका पूर्वी घाट होगा, ये बंगाल की खाड़ी है, देखिए लिखा है बंगाल की खाड़ी, और ये आपका लिखा है अरब सागर। तो अरब सागर मतलब अरब सागर के तट पे यानी पश्चिमी घाट, अरब सागर के तट देगा या फिर पश्चिमी घाट देगा। तो इधर से ये वाले राज्य आएंगे आपका, और इधर से ये वाले आएंगे, जिसमें से आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ ही आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल होगा पूर्वी घाट में। सेवन सिस्टर के राज्य अगर आपसे पूछता है तो सेवन सिस्टर के राज्य आपके ये वाले होंगे, इनको ध्यान रखेंगे, ये सेवन सिस्टर के राज्य हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, तो सेवन सिस्टर के राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, उसके नीचे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो ये सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाने वाले राज्य हैं। अच्छा, आप ये भी एक बार देख लीजिए कौन सी राज्य की क्या स्थित है। आपसे दिशा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि कौन सा राज्य किसके सापेक्ष किस दिशा में है। तो सबसे ऊपर कौन सा है आपका? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र आपका है, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना, ये गोवा, ये आपका आंध्र प्रदेश। साथ ही नीचे की तरफ जाएंगे जब, तो कर्नाटक के नीचे क्या है आपका? केरल है और ये तमिलनाडु है, ठीक है। इधर आपका ये बचे हुए थे आपका उत्तर प्रदेश के जो बगल होगा पूर्व साइड, तो ये बिहार है, उसके जो बिहार के दक्षिण में आएंगे तो आपका झारखंड में है, दक्षिण में लगभग ही आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये आपके 28 टोटल राज्य हो गए। किसके सापेक्ष किधर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि मान लो दिल्ली के सापेक्ष मध्य प्रदेश जाता है कोई व्यक्ति,
तो किस दिशा में जाएगा, तो दिल्ली के सापेक्ष आप दक्षिण में जाएंगे, ठीक है। और आपसे मान लो आंध्र प्रदेश से राजस्थान जाना है तो लगभग उत्तर में जाएगा, बिहार से गुजरात किस दिशा में जाएगा, तो पश्चिम में लगभग जाएगा, ठीक है, पश्चिम में जाएगा। अगर महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल का है तो लगभग पूर्व में जाएगा। तो इस तरह से चीजों को हम याद रखेंगे, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं आपके एनसीईआरटी से बचे हुए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट, उसके बाद देखेंगे हम शिक्षण पेडागोजी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी यहाँ पर हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, तो यह क्या थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी साथियों यह एक वेट लिफ्टर थी, क्या थी, वेट लिफ्टर थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने भारत के लिए अब तक कितने मेडल जीते, तो 29 मेडल जीते हैं। और यह सर्वाधिक वजन कितना उठाई है, तो 130 किलो का वजन एक बार में उठा चुकी हैं। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से थी, आंध्र प्रदेश, ये वेट लिफ्टर थी। इन्होंने अब तक भारत के लिए 29 मेडल जीत चुके हैं और यह एक बार में 130 किलो वजन उठा चुकी हैं। नेक्स्ट साथियों बछेंद्री पाल, तो बछेंद्री पाल साथियों कौन थी, तो ये थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। इन्होंने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 बजे एवरेस्ट यानी कि सागरमाथा की चोटी पर कदम रखा था। एवरेस्ट की ऊंचाई जो है एनसीईआरटी के अनुसार साथियों ये आपकी 8848 किलोमीटर है और ये लगभग आपकी 89 मीटर मानी जाती है, 8900 मीटर ये मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, एवरेस्ट जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों आपकी सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स के बारे में साथियों बात करें तो यह अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला रही हैं। अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे अधिक समय तक महिला रही हैं। अंतरिक्ष में बाल खड़े रहते हैं और बुलबुले की तरह जो है ये उड़ते रहते हैं। जैसे बुलबुले होते हैं पानी के बुलबुले, वैसे ही बाल उड़ा करते हैं हवा में और कंघी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज के बारे में एकदम याद रखेंगे। तो ये अच्छे इनको क्यों आप एनसीईआरटी में रखा गया है, मतलब ये क्यों बताई गई है चीजें कि अंतरिक्ष के बारे में, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है इसलिए इन चीजों को बताया गया है। नेक्स्ट साथियों आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साथियों कहाँ के थे, तो ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया के जो है पादरी थे और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और इन्होंने जो है आनुवंशिकता के गुण के बारे में बताया था, यानी कि अगली पीढ़ी में जोड़े यानी पेयर्स जाते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता के लक्षणों को किसने बताया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। कौन थे, एक पादरी थे। किस पर प्रयोग किया, तो मटर पर, ठीक है। नेक्स्ट साथियों लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल साथियों ये कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के थे, ठीक है। यह फ्रांस के थे जो देख नहीं सकते थे। बचपन की एक दुर्घटना में इनकी आंखें चली गई थी इसलिए देख नहीं सकते थे। तो इन्होंने बच्चों को जो है जो दृश्य बाधित बच्चे थे उनके पढ़ने के लिए एक लिपि का निर्माण किया, ठीक है। कौन सी लिपि थी, ब्रेन लिपि। इसमें होता क्या, तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है, डॉटेड। जैसे कि आप ये देखते हैं ऐसे कुछ होता है, 6 बिंदुओं पर आधारित ये ब्रेन लिपि होती है जिसको स्पर्श करके लोग पढ़ते हैं। आप ट्रेन पर जब चढ़े होंगे तो जहाँ पर यात्री बैठते हैं तो जहाँ पर सीट नंबर लिखा होता है वहां पर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि वहाँ 6 बिंदुओं पर आधारित लिखे होते हैं सीट नंबर, ठीक है। तो ये छू करके पढ़ा जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह ब्रेन लिपि होती है। लुइस ब्रेल ने इसको दिया था, ठीक। ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला साथियों है आपका कृषि और त्योहार। कृषि और त्योहार जो है इसके बारे में साथियों बात करें तो झूम खेती सबसे पहले आती है, ठीक है। झूम खेती कहाँ की साथियों, तो यह मिजोरम की है। मिजोरम की है यानी कि नॉर्थ ईस्ट की है। यह फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसको झूम खेती को साथियों क्या कहा जाता है, स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इससे विकल्प आपको छांटने के लिए देता है, ठीक है। तो सारे विकल्पों को आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से छांट सकते हैं। तो आपने पढ़ ही रखा, रिवीजन के तौर पे आप देख रहे हैं, अच्छा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वहाँ जो बांस होता है जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि गिरा दिया जाता है, गिरा करके जला दिया जाता है, ठीक है। इसको जो है गिरा करके जला दिया जाता है। साथ ही जमीन को गहरा नहीं खोदा जाता है, यहाँ पर हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। जुताई नहीं की जाती, बस हल्का सा गहरा किया जाता है और बीज को छिड़क दिया जाता है, ये जम जाता है। तो ये झूम खेती कहाँ की है, यह मिजोरम की खेती है। इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है।
तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगला साथियों आपका चिराव नृत्य। तो चिराव नृत्य जो है ये फसल कटने पर मिजोरम का यह नाच होता है। यहाँ पर बांस की डंडियों से लेकर जमीन पर को पीटते हैं, इसको कहते हैं चिराव नृत्य। आगे आपका बिहू। तो बिहू कहाँ का साथियों, ये असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये माघ यानी कि जनवरी में, ठीक है, 14 से 15 जनवरी के बीच में त्योहार मनाया जाता है रात को। और इसे भेला घर यानी बांस का घर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बांस के घर भी बनते हैं। नेक्स्ट है साथियों कीड़े और जानवर तथा बीमारियां। कीड़े कौन कौन से हैं, जानवर और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका मधुमक्खी पालन जो कि बिहार से है। यहाँ पर देखेंगे मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो देखिए ये जो आपको साथियों मधुमक्खी पालन होता है इसका सबसे अच्छा समय आपका अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। क्यों? तो जो आपका अक्टूबर से नवंबर दिसंबर का समय होता है इसमें ये सभी मधुमक्खियां अंडे देती हैं, ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा समय होता है। और ये इसमें जो मधुमक्खी होती है रानी मधुमक्खी, ये अंडे देती है, सारी मधुमक्खियां नहीं, जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, ठीक है। अगला है आपका इसी से रिलेटेड कि बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची के फूल पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं, यानी कि जो आपके लीची के फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है, लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। और हर छत्ते में जो होती है एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। इसी से जो जैसे इनका जीवन काल है मधुमक्खियों का, वैसे साथियों चींटी का भी होता है। चींटी के ग्रुप में भी एक रानी चींटी होती है जो अंडे देने का काम करती है। बाकी जैसे फीमेल और मेल काम करने वाले होते हैं, मधुमक्खी हो गया, दतैया हो गई और आपका दीमक हो गया, ठीक है। ये सभी में जो होता है आपका, इन सभी में सबका जीवन काल सेम होता है। नेक्स्ट है आपका सांप। तो सांप भारत में जहरीले सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं साथियों? तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? तो एक नाग होता है, दूसरा करैत है, तीसरा दुबैया है और चौथा अफाई है, ठीक है। ये 4 मुख्य रूप से जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। इन जो सांप होते हैं इसमें 2 खोखले दांत होते हैं और इन्हीं में जहर होता है, ठीक है। 2 खोखले दांत होते हैं, उन्हीं में जहर होता है, काटते टाइम वही दांत से जहर को पलट दिया करते हैं। नेक्स्ट है साथियों आपका कालबेलिया। तो कालबेलिया क्या होता है? तो कालबेलिया सपेरों की एक जाति है और इन जो है इनके डांस की मुद्राएं सांप जैसी होती हैं, ठीक, कालबेलिया। और कालबेलिया की जो आप बीन होती है किस चीज से बनी होती है? तो सूखी लौकी से बनी हुई इनकी बीन होती है। और देखिए सांप के जो है कान नहीं होते हैं, ये जो धरती पर कंपन को महसूस करता है, ठीक है। अगला आपका मच्छर और मलेरिया। मच्छर और मलेरिया है। तो मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफीज मच्छर से होता है, ठीक है। जो मलेरिया होता है किस मच्छर से होता है? तो मादा एनाफीज मच्छर से फैलता है। अच्छा, जो आपका इलाज है, तो इलाज क्या है? तो सिनकोना की छाल से इसका दवाई बनाई जाती है मलेरिया की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोनाल्ड रॉस। तो साथियों रोनाल्ड रॉस कौन है? तो इन्होंने क्या किया था, यह सिकंदराबाद में खोज की थी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और इनको इसी बात के लिए पुरस्कार भी मिला था। यानी कि मलेरिया जो होता है एनाफीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये इस बात की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रॉस महोदय ने, ठीक है। अगला है साथियों आपका मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर क्या है? मच्छर पानी में अंडे देते हैं। पानी में तेल डालने से इनका लार्वा को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और सभी जो मच्छर के अंडे होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, सभी इनके बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका साथियों एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? तो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। इसका उपाय क्या है? डॉक्टर कौन कौन सी चीजों की सलाह देता है खाने के लिए? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एनीमिया की कमी में डॉक्टर किन चीजों को सजेस्ट करता है जो है पेशेंट को खाने के लिए? तो ध्यान देंगे इसमें गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक इत्यादि शामिल होती हैं। तो आपका सीधा सीधा जो है आपको ऑप्शन में ये चीज दिया होता है, गुड़, आंवला, पालक या गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, तो आप उस विकल्प को हमेशा सही टिक करेंगे, ठीक है साथियों। अब आपके यहाँ शुरू होता है विज्ञान और रोचक तथ्य। विज्ञान और रोचक तथ्य में क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर वेल्क्रो
वेलक्रो के बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे। तो वेलक्रो क्या साथियों, तो ये सैंडल या बैग में और स्कूली जो बच्चे होते हैं उनके जूते में चर्र चर्र की आवाज के साथ चिपकता है और निकाला जाता है। इसकी खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। इसकी खोज किसने किया वेलक्रो की, तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। और कब किया था, तो 1948 में किया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो की खोज 1948 में किया। यह आइडिया कहाँ से आए, तो कुत्तों के बालों में चिपके हुए बीजों को देखकर आया। तो गांव में एक तालाब के आसपास एक जो होता है, एक वेलक्रो जैसा एक कटीली झाड़ी होती है। तो उसके बगल से अगर मान लो कोई भी जानवर गुजरता है या मनुष्य कोई गुजरता है, तो वह जो है उसके शरीर में या कपड़े में चिपक जाता है। तो उसको देख करके जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो वेलक्रो की खोज की थी, ठीक है। और कब की, तो 1948 में। अब यहाँ शुरू होता है साथियों आपका सागर के बारे में, यानी पानी के बारे में। तो देखिए साथियों, जो मृत सागर होता है, मृत सागर यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें जो है 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है। इसमें कोई भी जो है डूबता नहीं है, इंसान तैरता रहता है। यानी कि इसमें डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, लवणता इतनी ज्यादा होती है कि इसमें कोई भी वस्तु डूबती नहीं है, ऊपर ही तैरा करती है। नेक्स्ट साथियों, दांडी यात्रा। तो इसको नमक कानून के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कहा था कि वो चीज हमें कुदरत ने दी है, उस पर टैक्स क्यों, यानी कि जो नमक पर टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसी टैक्स को खत्म करने के लिए और इस नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान तक इस यात्रा को महात्मा गांधी के द्वारा पूरा किया गया था। और दांडी में पहुंच करके इन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया था, ठीक है साथियों। अगला साथियों आपका ऐतिहासिक इमारतें। तो ऐतिहासिक इमारतें में सबसे पहले आती है साथियों आपका गोलकुंडा। तो गोलकुंडा कहाँ पर है, तो ध्यान देंगे गोलकुंडा साथियों हैदराबाद यानी कि वर्तमान तेलंगाना जो इनकी राजधानी है वहां पर यह स्थित है। और यह कुतुब शाही सुल्तानों ने बनाया था। तो किसने बनाया था, कुतुब शाही सुल्तानों ने बनाया था। इसकी जो बाहरी दीवार है ये 87 बुर्ज है, ठीक है। बाहरी दीवारों में कितनी है, तो 87 बुर्ज हैं। दीवारें मोटी और एक खास आवाज सिस्टम में है, यानी कि दरवाजों पर ताली बजाने पर राजा के महल में जो है सुनाई देती है, ठीक है। दरवाजे पर ताली बजाने से राजा के महल तक, सोचिए वहां तक 87 बुर्ज बनने होने के बाद अगर दरवाजे पर कोई ताली बजाता है तो महल तक सुनाई देती है। ये सिस्टम है, ठीक है। यहाँ का, यहाँ पर जो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण ये भी बिंदु है, ठीक है। यहाँ से कांसे यानी ब्रोंज की तोपें मिली हैं। जो तोप थी ये किस चीज से बनी हुई थी, तो कांसा और टिन यानी कि कॉपर और टिन से बनी थी। तो आपसे पूछता है कि कांसा ये किसका मिश्रण है, तो आप टीटी याद रखेंगे। टीटी यानी कि या फिर सीटी, यानी कि टी से हो जाएगा आपका तांबा, सॉरी ये आपका कांसा और तांबा, सॉरी ये आपका कांसा तांबा यानी कि तांबा और टिन, यानी कि टी फॉर तांबा टी फॉर टिन से बना हुआ कांसा होता है, ठीक है। कांसा किससे बनता है, तो तांबा और टिन से बना हुआ मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यहाँ से आपके शुरू होते हैं कुछ शिक्षण शास्त्र के बचे हुए सूत्र। तो शिक्षण शास्त्र से बने हुए कुछ सूत्र हैं। तो देखेंगे थीम वर्सेस प्रकरण, यानी कि ईवीएस का यह सिलेबस थीम पर आधारित है, टॉपिक पर नहीं, ठीक है। टॉपिक पर नहीं, थीम पर आधारित है। जैसे पौधे और जानवर अलग टॉपिक नहीं है, ठीक है, बल्कि यह परिवार और मित्र का हिस्सा है। जो पौधे और जानवर हैं यह किसका हिस्सा है, तो परिवार और मित्र का हिस्सा है, ठीक है। यह अलग नहीं है। आपका आगे है मानचित्र कौशल यानी कि मैपिंग स्किल्स, ठीक है। मैपिंग स्किल्स में क्या होता है साथियों, तो बच्चों को मैप सिखाने का उद्देश्य उन्हें रटना नहीं बल्कि सापेक्ष स्थिति और दिशा को समझाना है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें कैसी होती हैं, तो एकमात्र संसाधन नहीं होती हैं। ईवीएस में जो पाठ्य पुस्तकें साथियों यह एकमात्र ज्ञान के संसाधन नहीं होनी चाहिए। समुदाय, परिवार और अखबार भी महत्वपूर्ण संसाधन है। परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं से बचना है। यहाँ पर बच्चों को परिभाषा, सूत्र आदि चीजें नहीं रटानी है, इस अवधारणाओं से बचना है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न हमेशा ही आता है, ध्यान देंगे। एक प्रश्न आपके लिए है रहता है कि सुनीता विलियम्स को पाठ में क्यों शामिल किया गया है। तो हमने आपको हमेशा बताया कि गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए, यह बताने के लिए पृथ्वी
गोल है तो पृथ्वी गोल के लिए नहीं होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए, और यह लैंगिक रूढ़िवादिता को चेतावनी देता है, ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है कि महिला भी अंतरिक्ष यात्री बन सकती हैं। तो सीटेट में हमेशा आपका टॉप मतलब पॉइंट 1 यानी कि ये वाला और ये वाला आपका सही माना जाता है, ठीक है। देखिए 15 नंबर की पैडागॉजी रहती है जिसमें आपका एनसीएफ भी पूछा जाता है, तो एनसीएफ से रिलेटेड कुछ बिंदु को देखते हैं। यानी कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ईवीएस के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए साथियों, बच्चों के स्कूल के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि स्कूली ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना ईवीएस का उद्देश्य होता है। रटन विद्या को खत्म करना होता है, यानी कि रटन प्रणाली रोट लर्निंग को खत्म करना और समझ की अवधारणाओं को विकसित करना, ठीक है। अगला है आपको करके सीखने पर जोर देता है, ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर जोर देता है। ईवीएस एक एकीकृत विषय है, ठीक है, इसमें कक्षा 3 से लेकर के 5 तक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पुस्तक में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यह कक्षा 1 और 2 में कोई किताब नहीं है, इसे भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। ये सीधा डायरेक्ट बिंदु यहाँ से आपके क्वेश्चन में उठते हैं यहीं से। नेक्स्ट है साथियों आपका महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां। तो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों में सबसे पहले आपका आता है क्षेत्र भ्रमण विधि, यानी कि फील्ड ट्रिप। इसमें होता क्या है, तो वास्तविक अनुभव देने के लिए सबसे अच्छी विधि है। यानी कि मान लो क्लास में टीचर ने किसी चीज के बारे में पढ़ाया, तालाब के बारे में, नदी के बारे में, या फिर कोई उद्यान के बारे में पढ़ाया है अगर, या फिर मान लो आगरा के ताजमहल के बारे में किसी चीज के बारे में पढ़ाया जाए, और उसका प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक अनुभव देने के लिए क्षेत्र भ्रमण विधि की आपको पढ़ाई हो जाती है। यानी कि डायरेक्ट मान लो तालाब के बारे में पढ़ाया गया तो सीधा आपको अगले दिन एक ट्रिप रखी जाती है, आपको तालाब का निरीक्षण करवाया जाता है जिसमें आपको वास्तविक अनुभव मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों आपका कक्षा में चर्चा, यानी कि डिस्कशन। तो इसमें होता क्या है, डिस्कशन में क्या क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना, और सामने वाली जो टीम होगी, जो सामने लोग बैठे होंगे, जो बच्चे दूसरी पक्ष में होंगे, उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुनने की क्षमता को विकसित करते हैं और अपने अनुभव को जो है सही तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये होता है आपका कक्षा में चर्चा विधि। अगला साथियों आपका कहानी और कविताएं। तो कहानी और कविताएं इससे क्या होता है, तो देखिए साथियों, जो कहानी और कविताएं होती हैं इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है, यानी विषय में रोचकता बनती है कहानी और कविताओं के माध्यम से। इसमें आनंद या फिर किसी चीज के लिए नहीं होता, इसमें कल्पना शक्ति का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन साथियों। तो मूल्यांकन में सबसे पहले आता है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, तो बच्चों के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक निश्चित समय के अनुसार बच्चे का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें से शैक्षिक, सहशैक्षिक यानी कि चित्र, वर्कशीट, व्यवहार, सभी का मूल्यांकन सबसे अच्छा टूल होता है, सभी के मूल्यांकन का सबसे अच्छा टूल होता है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, तो एक क्रमिक विकास का रिकॉर्ड होता है जिसमें शैक्षिक तथा सहशैक्षिक पूरा मूल्यांकन होता है एक सत्र में, एक निश्चित समय का, कि बच्चे को जो है कौन कौन सी चीजें सीखना आसान रही है, कहाँ पर थोड़ा सा कठिनता महसूस हुई, कहाँ पर बच्चा गलतियां कर रहा है, और उसमें जो खेल है, व्यवहार है बच्चे का, हर एक रिकॉर्ड उसमें लिखित होता है। नेक्स्ट है आपका रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स साथियों क्या होता है, तो रूब्रिक्स साथियों आपका विशेष कार्य के लिए मापदंड तय करना रूब्रिक्स कहलाता है। अगला आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई। तो केवल पेन पेपर टेस्ट नहीं बल्कि अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन और गतिविधियों पर यह जोर देता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, यह सतत, यह व्यापक मतलब शैक्षिक तथा सहशैक्षिक मूल्यांकन होता है जिसमें से आपका जो जिस बच्चे को मूल्यांकन करना है वो शामिल होगा, ठीक है, उस बच्चे के जो साथी होंगे, मित्र होंगे, वो शामिल होंगे, और टीचर, तो 3 लोगों के द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, ठीक है। अगला साथियों आपका शिक्षक की भूमिका, यानी कि एनसीएफ 2005 शिक्षक की भूमिका क्या बताता है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है साथियों, तो यह एक शिक्षक जो होगा यह एक सुगमकर्ता या सहगामी के तौर पर होगा, ना कि ज्ञान देने वाला। शिक्षक का काम सिर्फ होगा कि एक सुगमकर्ता के तौर पर काम करे बच्चे के साथ, और बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जिससे बच्चा रचनात्मक के द्वारा खुद सीख सके, अपने प्रश्नों को टीचर से पूछ सके, ठीक है। एक सत्तावादी या फिर एक जो है
एक अच्छा जो है सत्तावादी और ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता है टीचर, ठीक है। अगला आपका बच्चों को प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित करना, यानी जो शिक्षक होगा, हमने अभी बताया आपको कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करेगा। नेक्स्ट आपका लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दें, जैसे कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का भी काम है। लड़कियां ही सिर्फ नहीं रो सकती हैं, लड़कों को भी प्रॉब्लम होती है तो रो सकते हैं। लड़कियां ही गुड़िया से नहीं खेलेंगी, लड़के भी गुड़िया से खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और जैसे गणित में लड़कियां ही कमजोर नहीं होती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी होती हैं लैंगिक रूढ़िवादिताएं, इनको खत्म किया जा सकता है, तो चर्चा के द्वारा इनको खत्म किया जा सकता है, या फिर ऐसे उदाहरण दें जो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका टिप्स है, खास टिप्स। इसमें क्या करना है आपको, जब पैडागोजी आप सॉल्व करते हैं तो प्रो टिप्स हमेशा आपको ये काम आती ही आती है। जैसे कि सकारात्मक शब्दावलियां पहचानना होता है आपको, विकल्प में क्या पहचानना हो, सकारात्मक शब्दावलियां। यदि किसी ऑप्शन में करके सीखना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, अवसर देना, विविधता विविधता का सम्मान, भ्रमण जैसे शब्द आए तो वही उत्तर लगभग आपका 99% सत्य माना जाएगा। ये विकल्प जितने भी हैं इनमें से कोई भी मिल जाए, ठीक है, इसमें से कोई भी विकल्प मिल जाए। यानी कि बच्चे का जहां पर किसी भी विकल्प में नुकसान ना हो, बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा आजादी मिले और अपना आजादी के माध्यम से बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, उसमें इंक्लूड होके रचनात्मकता के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी मातृभाषा के द्वारा, तो वो विकल्प हमेशा आपका सही होगा। निगेटिव टैग वर्ड्स का विशेष ध्यान रखना है। निगेटिव टैग वर्ड्स साथियों ये रहे, तो इसमें होता क्या है निगेटिव टैग वर्ड्स में, कि इनसे बचना है हमें, क्या करना है, इनसे बचना है हमें। इसमें केवल, ओनली, रटना, कंठस्थ कराना, परिभाषा देना, भेदभाव कराना, उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, ये उत्तर हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। इनसे बचना है हमें, जहां पर ये दिखें तो इनको तुरंत क्रॉस करके आगे बढ़ना है। अगला साथी तीसरा, मानचित्र यानी मैप। तो भारत के मैप के बारे में एक बार जरूर देखना, पड़ोसी राज्यों के बारे में, जो कि हमने आपको बता रखा है, मैप पर सीधा बताया है कि कौन सा जो राज्य है किसके सापेक्ष है, उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पूर्व तटीय राज्य कौन से यानी बंगाल खाड़ी वाले, और पश्चिम तटीय यानी कि अरब सागरी तट पर जो स्थित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। और जो आपका सेवन सिस्टर राज्य, हमने पूरा आपको मैप से संबंधित एक स्पेशल वीडियो भी दी है और आज भी हमने आपको दिखाया है, ठीक है। ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर आरटी 2009 के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आरटी 9 यानी कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, ये कब आया, तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। बना कब था, 2009 में बनकर तैयार हो गया था। जिसमें से आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था। और यह सन 2002 में आया था, ठीक है, 2002 में आया था। जिसमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। यह अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 21A में स्थित है। तो ये आपसे आरटी 2009 से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें वर्तमान ढांचा पूछेगा। वर्तमान ढांचा कैसा है दोस्तों, तो ये 5+3+3 प्लस आपका 4, ठीक है। इसमें 3 साल की प्री प्राइमरी होगी, मतलब 3 साल की आंगनबाड़ी प्लस कक्षा 1 और 2 यानी प्री प्राइमरी। यहाँ पर कक्षा 3, 4, 5 ये है। ये वाला साथियों आपका 6, 7, 8 है। और ये कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। तो ये आपका एनईपी 2020 की वर्तमान शिक्षण व्यवस्था है, ठीक है। 10+2 पहले थी, वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी आपका खत्म हो गया। चलिए आपको ले चलते हैं एक संभावित प्रश्न पत्र की तरफ। आपको टोटल 30 प्रश्न उसमें हम आपको देंगे, हम उसकी व्याख्या भी बताएंगे। लेकिन वो संभावित प्रश्न पत्र होगा आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी, उसमें पूरा है। तो आप उसको एक पेपर की तरह, एक टेस्ट की तरह दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर नीचे कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो लोग तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पाए। तो प्लीज सभी लोग इसमें सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। तो ये रहा साथियों आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट पेपर, जिसमें से 30 प्रश्न का मॉडल पेपर है। इसमें से बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा, जिसमें से 15 विषय वस्तु और 15 शिक्षण पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसको एक टेस्ट की तरह देना है इसको आपको, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट जरूर करते रहना है। तो पहले भाग में आपसे कंटेंट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पर
तो दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू, कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो मैप हमने आपको दिखाया था, अगर मैप आपको याद होगा तो उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला विकल्प है पूर्व और पश्चिम, दूसरा पश्चिम और पूर्व, तीसरा कह रहा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण, और ऑप्शन डी कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो ध्यान देंगे साथियों, जो आपका मैप होगा, मैप लगभग ऐसे कुछ बना होता है, ठीक है, ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा तो बना नहीं सकते, बस इतना ध्यान दीजिए। बिहार लगभग यहाँ पर है, ठीक है, बिहार यहाँ पे है, और जम्मू कश्मीर लगभग यहाँ पर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ये होता है, लद्दाख ये वाला होगा, और आपका गोवा लगभग यहाँ पर है ना। तो आपका ये उत्तर और दक्षिण जहाँ से मिल जाए, यानी कि उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है? तो काफी आसान सवाल है। लंगूर, स्लॉथ, पैंडा या फिर चिंपांजी? तो सभी लोग दूसरे का क्वेश्चन नंबर, दूसरे का जो भी आंसर हो बी सी डी, उसको नीचे कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। सही जवाब क्या जाएगा आपका? स्लॉथ। स्लॉथ जो है ये जानवर भालू जैसा दिखता है परंतु ये भालू नहीं होता है। 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटक कर सोता है। 40 साल इसका जीवन काल होता है। अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ये रह पाता है सिर्फ, यानी कि एक पेड़ पर सिर्फ 5 साल, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पत्तियों को खाता है जब तक पूरी पत्तियां खत्म नहीं कर देता, जब तक वो नीचे नहीं उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों और चूहों को फंसाकर खा जाता है। यह पौधा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में कहाँ पर पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब का मेघालय जाएगा। नाइट्रोजन की कमी के कारण ये मेघालय के जो गैरो खासी जंतियां हैं, पहाड़ियां, वहीं पर ये पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांसा यानी ब्रोंज दो धातु से मिलकर बना है, ये धातुएं कौन सी होती हैं? तो अभी हमने आपको आज ही बताया था थोड़ी देर पहले कि ब्रोंज जो होती है साथियों किससे मिलकर बनी होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तांबा और जस्ता से, ऑप्शन बी तांबा और टिन, ऑप्शन सी तांबा और लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और टिन। तो साथियों इसका सही जवाब जाएगा टी टी, यानी कि ये तांबा और टिन, या आपको या फिर सी टी याद रख सकते हैं, कॉपर और टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरब सागर के तट, सॉरी कौन सा समूह है राज्यों का जो अरब सागर के तट पर है? तो कह रहा है कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी कह रहा है कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो ये गुजरात होता है, गुजरात के ऐसे, और ये, तो आपसे कहा है कि क्या कहा है कि अरब सागर। अरब सागर कहाँ पे होता है? अरब सागर मतलब यहाँ पे आपका अरब सागर है, यानी कि पश्चिमी तट पूछा है। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है तो ये पूर्वी तट होता है, ठीक है। तो अरब सागर कहाँ है? तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाले राज्य। तो केरल कहाँ पर है? आपका ऑप्शन ए जो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र कह रहा है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? वही कह रहा है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा साथियों, तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। केरल यहाँ पे हो गया, तमिलनाडु यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर है, गोवा यहाँ पर होगा, और आपका गुजरात यहाँ पर है। तो आपका ये तीनों हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ था इसलिए कटा यहाँ पे। कर्नाटक जो है, कर्नाटक आपका इस साइड है, ये वाला कर्नाटक है ये, तो कर्नाटक नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोग सरसों से तेल में बनी पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो साथियों बात की इसने सरसों के तेल में बनी हुई मछली, ठीक है। तो ये कहाँ के लोग? कश्मीर, गोवा, केरल, मिजोरम। तो सही जवाब जाएगा साथियों, ये जाएगा आपका कौन सा? कश्मीर जाएगा, ठीक है। कश्मीर में सरसों के तेल में खाते हैं, और गोवा में जो है नारियल के तेल में खाई जाती है समुद्री मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी के झुंड के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो हाथी के झुंड में सही कथन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी मतलब सेकंड कह रहा है कि यह झुंड के किसी एक ही परिवार के सदस्य ही रहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो विकल्प इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ये है आपके, ए कह रहा है एक और दो, बी कह रहा है दो और तीन, सी कह रहा है दो और तीन, डी कह रहा है एक दो तीन, तीनों सही। तो ध्यान देंगे ऑप्शन बी इसमें से आपका हो जाएगा गलत। क्यों? कि इसमें किसी एक परिवार के सदस्य नहीं रहते हैं, ठीक है। ये किसी एक परिवार के स्पेशल सदस्य नहीं रहते हैं।
आपका ऑप्शन ए सही है, हाथियों के झुंड में केवल हाथनी होती हैं और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। ऑप्शन सी, जो झुंड होगा उसमें सबसे बुजुर्ग हाथी जो होगी वही पूरे झुंड की नेता होगी, ठीक है। तो यानी कि जिस विकल्प में आपका 1 और 3 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में, ध्यान देंगे, बिहार राज्य में लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, ठीक है। तो जनवरी से मार्च नहीं, अप्रैल से जून नहीं, जुलाई से सितंबर नहीं, अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि आपका अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ध्यान देंगे जो साथियों, जो आपकी कुड़ुक है, कुड़ुक ये कहाँ की भाषा है? तो क्या मिजोरम की, मणिपुर, अरुणाचल या फिर झारखंड? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका कुड़ुक जो है ये झारखंड की भाषा है, ठीक है। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किस देश से आया था? उसका नाम क्या है? मतलब अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। सही जवाब क्या था साथियों इसका? आपको हमने अभी एनसीईआरटी में बताया था कि उज्बेकिस्तान से ये आया था। ये उज्बेकिस्तान का एक यात्री था अलबरूनी, जिसने भारत के तालाब, कुओं के बारे में और बढ़ते पेड़ आदि के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैटर्स के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है चिड़िया? तो कौन सी चिड़िया है? शकरखोरा, बया या फिर कलचड़ी या फिर फाख्ता? तो ध्यान देंगे साथियों, ये सही जवाब जाएगा आपका फाख्ता के साथ, ठीक है। फाख्ता चिड़िया जो होती है आपकी, ये मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट यानी रेबो कहते हैं? यह जानवरों के रहने के लिए लेखा कहा जाता है। तो ये कहाँ की चीजें हैं, मतलब कहाँ का है ये? तो क्या अरुणाचल का है, मेघालय का है, जम्मू कश्मीर या फिर लेह लद्दाख का? तो सही जवाब जाएगा साथियों ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जिसमें चंपांग जनजाति के लोग इसमें रहते हैं और जिसमें खुद रहते हैं उसको क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं, खुद के रहने के लिए रेबो। और जिसमें बकरी को रखते हैं उसको कहते हैं लेखा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रेबो मतलब हम हमारे रहने की जगह, और लेखा किसी बकरी का नाम रख लीजिए। तो लेखा कौन हो जाएगा? लेखा बकरी के रहने की जो टेंट लगा होगा वो हो जाएगा, और रेबो तिकोना होता है जिसमें चांपा जनजाति के लोग रहते हैं, जिससे आपका जो स्वेटर बनाते हैं वो वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है और यहाँ बारिश की वजह से घर बांस के खंभों पर बनते हैं? तो आपके देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज किया, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो क्या असम के बारे में है, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो ध्यान देंगे साथियों, असम में घर बनते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनते हैं यहाँ पर बांस पर, ठीक है। तो ये सही जवाब क्या जाएगा साथियों? असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का, वह कौन सा समूह है जिसमें लौह तत्व यानी कि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, गुड़, पालक, बंद गोभी, टमाटर या फिर आंवला, पालक और आलू? तो देखिए, ये जो आपका आयरन होता है, आयरन की प्रचुर मात्रा किसमें होती है? तो आपका ये हो जाएगा आंवला, पालक, गुड़ या फिर आंवला, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां विकल्प में होगा, जो वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में सही कथन क्या है? तो सही कथन आपको अब वो समझ में आएगा कि सही कथन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह एक फसल कटने के बाद जमीन को खुला छोड़ दिया जाता है, कुछ वर्षों तक नहीं जोता जाता। ऑप्शन बी कह रहा है जमीन पर उगने वाले बांस और खरपतवार को उखाड़ कर जला दिया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है बीज बोने से पहले जमीन की गहरी जुताई की जाती है। तो इसमें से कौन सा सही है? सही कथन आपको बताना है। कह रहा ए और बी, कह रहा बी और सी, कह रहा सी और ए या फिर केवल ए? तो ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर क्या जाएगा सही जवाब? केवल ए जाना चाहिए, ठीक। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर फसल कटती है, तो फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। और ऑप्शन बी में कहा है कि खरपतवार को उखाड़ कर जला दिया जाता है, जो कि उखाड़ कर जलाया नहीं जाता है, ऐसे ही जला दिया जाता है, तो उखाड़ा नहीं जाता है, ठीक है। और जमीन की जुताई नहीं की जाती है, हल्की जुताई, हल्का से गहरी जुताई नहीं होती, हल्की जुताई होती है, ठीक है। तो बी और सी कट जाएगा, सॉरी, हाँ बी और सी कटेगा, बचेगा केवल ए, ठीक है। तो केवल ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र से संबंधित 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के हो गए शिक्षण शास्त्र से संबंधित। ये क्वेश्चन है कह रहा है कि ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस आधार पर बनाई गई है? तो क्या टॉपिक के विषय पर, थीम के विषय पर, सिलेबस के विषय पर या अध्यापकों पर? तो ध्यान देंगे सही जवाब जाता है साथियों ये थीमों पर, ठीक है, थीम के आधार पर बनाया गया है। तो एनसीईआरटी 2005 में कितनी थीम है? 6 थीमों के बारे में बात की गई है और 4 उप थीम है, 6 मुख्य थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, या फिर विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ को विकसित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि कक्षा कच्ची अधिगम को विद्यालय के जीवन से बाहर से जोड़ना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। तो सबसे उचित विकल्प आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कक्षा कच्ची अधिगम को बाहरी विद्यालय से जोड़ना। ऑप्शन सी आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथियों जिसने अभी तक वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सभी करें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो को क्रिएट करने में। 1 घंटा हो गया लगातार बोलते हुए, गले में दर्द फिर से मेरा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब फटाफट करें। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? तो क्या छात्रों को सीखने में प्रतिबंधित है करना है? तो नहीं। लड़कों लड़कियों को अलग अलग सिखाना है? नहीं। सहयोग के मूल्यों को लागू करना है और एक साथ काम करने से प्रत्येक बच्चे में सक्रिय रूप से भाग लेने को मदद मिलती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्र को विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में सिखाना चाहता है, सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो जाएगा? तो क्या पक्षियों की वीडियो दिखाना? नहीं। पक्षियों के चार्ट का प्रयोग करना? नहीं। छात्रों को पास के पार्क में ले जाना और पक्षियों का अवलोकन करने के लिए कहना? ऑप्शन डी कह रहा है कि संपट पर चित्र बनाना? तो नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छात्रों को अगर चिड़िया के बारे में पढ़ाना है, सिखाना है, बताना है, तो सबसे उचित तरीका हो जाएगा जो पास का पार्क हो, पार्क में ले जाइए और पक्षियों के बारे में उनको अवलोकन करने के लिए कहना है, ठीक है। उनको वास्तविक रूप से जो है बताना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ईवीएस में आकलन के लिए सबसे अच्छा संकेत नहीं है। तो सबसे अच्छा संकेत यानी निगेटिव में पूछा है, तो क्या प्रश्न पूछना, याद कराना, प्रश्न पूछना, न्याय और समता के लिए या फिर सहयोग? तो ध्यान देंगे यहाँ पर अच्छा नहीं है, संकेत अच्छा नहीं है कौन सा? ये याद कराना यानी कि रिकॉल करना, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 5 की समीरा अक्सर समय पर ईवीएस का गृह कार्य जमा नहीं करती है, इससे निपटने के लिए सबसे सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे सुधारात्मक उपाय? क्या प्रधानाचार्य को सूचित करना उचित होगा? तो ये उचित नहीं होगा। उसे खेलकूद में कक्षा में जाने के लिए रोकना? तो नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि उसे खेलकूद से क्यों रोकेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीरा को सही परामर्श देना। तो आपको सही जवाब यही हो जाएगा कि जो अगर आखिरकार वो गृह कार्य को समय पर क्यों नहीं जमा करवा पा रही, क्यों नहीं सबमिट करवा पा रही, उसके पीछे का रीजन क्या है, आप उसका पता लगाइए और उसके बाद उसको सही परामर्श दीजिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों ईवीएस की प्रकृति कैसी है? तो ईवीएस की प्रकृति कैसी है? आपका संरचनात्मक है, एकीकृत है, अनुशासनात्मक है, फिर एकल विषय है? तो ध्यान देंगे साथियों इसका सही जवाब जानना है ऑप्शन बी की तरफ, यानी कि एकीकृत है, ठीक है। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत है, जिसमें से आपका कई विषय एक साथ मिलाकर के ईवीएस तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो कौन सा शामिल है? क्या उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग, या फिर ग्लोब और गणना की क्षमता, या फिर स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना? तो ध्यान देंगे सही जवाब यही है आपका है, ठीक है। स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को सही समझ की क्षमता विकसित करना। आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। धन के साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो जब कहा करे कभी भी कि नहीं यानी कि निगेटिव के सापेक्ष में पूछा करे तो उसको तुरंत अंडरलाइन किया करिए नहीं को, यानी कि जब नहीं को अंडरलाइन करेंगे तो आप जो वास्तविक रूप से सही होता है उस विकल्प से बचना है, निगेटिव वाला ही यहीं पर इनको बताना होता है। तो कह रहा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना,
या फिर ऑप्शन बी कह रहा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कराना। तो देखिए रटकर याद कराना आपका निगेटिव टैग वर्ड से ये संबंधित नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, यह संबंधित नहीं होकर लिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट मिल गया ऑप्शन यहीं पर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो में शामिल होता है, तो पोर्टफोलियो में क्या शामिल होता है? केवल वार्षिक परीक्षाओं का अंक तो नहीं, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का संग्रह, यानी कि एक निश्चित जो समय होता है उसमें बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ पर समस्या हुई बच्चे को, कौन सी चीजें आसानी से सीखी, सभी चीजों का ब्यौरा होता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में कहानी और कविताओं का उपयोग क्यों किया जाता है? तो केवल पाठक को पूरा करने के लिए तो नहीं, छात्रों को खुश करने के लिए नहीं, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना और विषय की रोचकता और कल्पना शक्ति को बनाने के लिए जो है शिक्षण ईवीएस शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कौन से विषय को एकीकृत किया गया है? तो जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, और कौन सा जो हो जाएगा आपका गणित हो जाएगा, या फिर भाषा, या फिर पर्यावरण शिक्षा, या फिर इतिहास। तो किसको एकीकृत किया गया? तो सही जवाब साथी हो जाएगा आपका पर्यावरण शिक्षा को, ठीक है। किसको? पर्यावरण शिक्षा को, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपका पर्यावरण शिक्षा तीनों को मिलाकर एकीकृत रूप में कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कह रहा है कि पौधा विषय पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात से बचना चाहिए? तो यहाँ बचना चाहिए यानी कि निगेटिव वाला आपको बताना है, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों को पौधे का नाम रटाने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल गया, क्यों? रटाना आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो बचना चाहिए यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बी कह रहा है कि बच्चों की पत्तियों के विभिन्न आकार के अवलोकन करने के लिए, तो ये आपका सही विकल्प है, यानी कि पॉजिटिव वे में है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं बनेगा। बीजों का अंकुरण के चरणों को देखने के लिए कहना, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपके निगेटिव में जाना है, तो ये भी नहीं बनेगा। पौधे का महत्व पर चर्चा करना, तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये तीनों वास्तविक रूप से सही होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है बचने के लिए, तो आप इससे बचना होगा आपको ऑप्शन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, ठीक है, एक प्रयोग करता है। अब देखिए 1 मिनट रुके थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। मतलब खाना खराब ना हो इस पर एक प्रयोग करता है, वह बच्चों के समूह बनाकर उन्हें सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों को समूह क्यों बनाता है? आपको ये बताना है कि जो शिक्षक है उन्होंने समूह क्यों बनाया। तो कह रहा है सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है इसलिए, या फिर यह सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है इसलिए, या फिर समूह बनाना आसान है इसलिए। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? केवल एक, केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक दो तीन। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब साथी हो जाएगा यहाँ पर केवल एक और दो, ठीक है। आपका ऑप्शन 3 कट रहा है, क्योंकि समूह बनाना आसान नहीं होता है। पहला है आपका समूह जो होता है वो सहपाठी अधिगम का समर्थन करना सिखाता है, और दूसरा है यह सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ईवीएस में जो है आपका पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक आशय यानी उद्देश्य को जागरूक करना है, तो क्यों करना है? सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका के लिए सांपों पर निर्भर के प्रति संवेदनशील से बनाना है इसलिए, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि यह एक अवैध कार्य है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है सपेरे अब नहीं रहे, या फिर यह सांप जहरीले होते हैं। तो ध्यान देंगे साथियों यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प बनेगा जागरूक करना है, ये किसके साथ जाना चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो आपको ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए। आप किस पे जा रहे हैं? सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और इन्हें अपनी आजीविका के लिए सांपों पर निर्भर रहने के प्रति संवेदनशील बनाना होता है, ठीक है। और जो सपेरे होते हैं इनकी प्रजाति क्या होती है? तो कालबेलिया इनकी प्रजाति होती है, जो कि जो सांपों के जैसे डांस करते हैं, और इनकी जो बीन होती है ये लौकी, सूखी लौकी से बनाई जाती है। तो ये थे साथियों टोटल 30 प्रश्न आपके जो आपकी ईवीएस परीक्षा से संबंधित थे। अब आप ये बताएं आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है वो बताएं। वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो है मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।